हाय एवरीवन, मैं हूं रविंदर नेगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जेएस के थर्ड ट्यूटोरियल को और टॉपिक का नाम है हमारा कि नेक्स्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। तो चलिए कोड स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन करके रखा है और ये नेक्स्ट जेएस की जो एप्लीकेशन है मैंने रन करके रखी है। तो पूरे ही फोल्डर और पूरे ही फाइल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं। तो नीचे से स्टार्ट करता हूँ। रीडमी फाइल आपको पता होगी कि कोई भी एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो उसके कुछ इंट्रो, कुछ उसके रूल रेगुलेशन, कुछ इंस्टॉलेशन प्रोसेस उस फाइल में रखे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। दूसरी फाइल की बात करें तो पैकेज.json के बारे में भी आपको ऑलरेडी पता होगा। कोई भी आप जेएस की डेवलपमेंट करते हैं तो पैकेज.json वहाँ पे हमें हेल्पफुल करती है। सारे ही पैकेजेस उसके अंदर उसकी एंट्री होती हैं, कौन सा वर्जन है उन पैकेजेस का, और साथ में डेव डिपेंडेंसी और कमांड स्क्रिप्ट की। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। नेक्स्ट जेएस आप देख सकते हैं, रिएक्ट है, रिएक्ट डोम है, और उसके बाद डेव डिपेंडेंसी में नेक्स्ट जेएस ऑलरेडी ही ESLint को कॉन्फ़िगर करके देता है, तो एक अच्छा फीचर है। उसके बाद यहाँ पे एक फाइल और बनती है। जब भी आप इस एप्लीकेशन को करते हैं इंस्टॉल, तो एक log.json बनती है और यान के केस में एक यान डॉट लॉग फाइल बनती है। ये फाइल में वैसे तो हमारे किसी काम की नहीं होती है, बट जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाती है कि कौन सा मॉड्यूल की क्या डिपेंडेंसी थी, क्या उसका नोड वर्जन था, किसके ऊपर वो बनी थी। ये सारी ही चीज़ें इस फाइल में होती हैं। तो ये फाइल आपके लिए आगे आने वाले दिनों में शायद काम की हो सकती है, बट अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई काम की नहीं है। आगे एक फाइल है next.config.js। ये फाइल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए हम इसको स्किप कर सकते हैं और इसको जस्ट इतना जान सकते हैं कि next.js में कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए या कस्टमाइजेशन करने के लिए हमको ये फाइल यूज़ में आएगी और हम इसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट फाइल है गेट इग्नोर आपको ऑब्वियसली पता होगा कि गेट इग्नोर क्या करती है। कोई भी फाइल, किसी भी फोल्डर को आपको इग्नोर करना है, यानी कि जब आप गिट पे उसको इंस्टॉल कमिट कर रहे हो, वहाँ उस फाइल को आपको नहीं भेजना है। वो सारी एंट्रीज आप गेट इग्नोर में कर सकते हैं। उसके बाद ESLint RC फाइल है। ये फाइल भी ESLint की कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइड या ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसको भी हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फोल्डर क्या काम करता है। जब हम Next.js को एक बार रन कर लेते हैं तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाता है, और ये फोल्डर में आपका कंपाइल्ड कोड होता है Next.js का, स्टैटिक फाइल्स होती हैं, कैशे होती है, काफ़ी कुछ होता है, बट हमें इसको बिल्कुल टच नहीं करना है। उसके बाद नोड मॉड्यूल का फोल्डर है। नोड मॉड्यूल के फोल्डर में क्या होता है कि जब आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो तो ये फोल्डर बनता है और इसके अंदर ही सारे डेव डिपेंडेंसी है या चाहे आपकी एप्लीकेशन के मॉड्यूल हैं, वो सारे इसी मॉड्यूल फोल्डर में जाते हैं। उसके बाद अब हमारे पास बच जाते हैं 3 फोल्डर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है पेजेस, दूसरा है पब्लिक, तीसरा है स्टाइल्स। तो सबसे पहले बात करूंगा पब्लिक फोल्डर की। तो पब्लिक फोल्डर में क्या है कि जैसे कि हम बात करें पब्लिक फोल्डर में, तो हमारे केस में क्या होता है कि रिएक्ट अगर एप्लीकेशन की बात करें, जब भी आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें भी पब्लिक फोल्डर मिलता है, और ये पब्लिक फोल्डर में हमें स्टैटिक फाइल्स यानी कि इमेजेस, PDF, टेक्स्ट, आप कोई भी तरह की फाइल रख सकते हो। जैसे कि हम इस फाइल को अगर हमने एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ये लोकल और 3000 पोर्ट, ये मैंने किया है, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज चल चुका है। बट ये फाइल मुझे अगर देखनी है तो मैं इसको जस्ट लिखूंगा उसका जो फाइल का नाम, और इस तरीके से हमारी ये एक्सेसिबल हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स बना सकते हैं स्टैटिक, जैसे कि text.txt में एक फ़ाइल बनाता हूँ, इसमें कुछ मैं लिख लेता हूँ और इस फाइल को मैं दोबारा एक्सेस करने वाला हूँ, तो मैं text.txt करता हूँ तो ये फाइल भी मेरी इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। इसके लिए कोई भी आपको राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है Next.js में। तो ये काम करती है हमारा ये फोल्डर, पब्लिक फोल्डर इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा कहीं से भी।
तो कोई भी आपके पास इमेजेस अपनी जो स्टैटिक फाइलें हैं, पीडीएफ फाइलें अपने नेक्स्ट जेएस में आप यूज़ करना चाहते हैं, ये वीडियो फाइल है, आप इसके अंदर रखिए और इसको आप फोल्डर वाइज भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इमेजेस बनाया और देन मैं इस इमेजेस फोल्डर के अंदर उस इमेजेस को डाल रहा हूँ, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इमेजेस और स्लैश और देन आप उस फाइल का नाम लिखेंगे तो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। तो ये मेन काम था इस फोल्डर का। उसके बाद अब आते हैं हम पेजेस फोल्डर पे। पेजेस फोल्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है क्योंकि हमें जो सारा काम नेक्स्ट जेएस का करना होता है वो इसी फोल्डर में करना होता है। तो रिएक्ट जेएस की बात करूं यहाँ पे तो हमें प्री डिफाइंड कोई फोल्डर मिलता नहीं है। हाँ, एक जरूर एसआरसी फोल्डर मिलता है। उसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वो हमें खुद बनाना पड़ता है। वहाँ पे हमारे पास इंडेक्स फाइल होती है और एक ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट होता है। और देन अगर आपको कोई कंपोनेंट बनाना है या अपने लेआउट सेट करना है एप्लीकेशन का तो आपको सारा स्ट्रक्चर खुद करना पड़ता है। यहाँ पे नेक्स्ट जेएस के केस में भी ये इस कंपोनेंट लेवल पे करना पड़ता है पर पेज लेवल पे नहीं करना पड़ता। जैसे कि मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट जेएस का जो फीचर है वो ये है कि राउटिंग हेडलेस राउटिंग बोल सकते हैं हम, कोई हमें यहाँ पे राउटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब कि हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि रिएक्ट जेएस के केस में है, रिएक्ट राउट डोम हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, देन उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, देन अपने कंपोनेंट से लिंक करना पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने फोल्डर दिया है पेज और वहाँ पे आप इन्होंने बोला है कि आपको जो भी पेज बनाना है, जैसे कि इंडेक्स डॉट जेएस एक पेज बनाया है, ये होम पेज को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पेज को सेव एज करता हूँ, यानी कि मैं इसका एक और पेज बना लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक अबाउट पेज बन जाए, तो जस्ट मैं इसको सेव एज करता हूँ और इस पेज को यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट। अब यहाँ पे मैंने कोई भी राउट नहीं बनाया, कोई भी चीज़ें इंपोर्ट नहीं की और ये मैंने सिर्फ एक फाइल बनाई है इस पेज फोल्डर के अंदर। और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ अबाउट। तो जैसे ही अबाउट लिखता हूँ तो ये अबाउट बस पेज चल चुका है, बट आपको यहाँ पे डिफरेंस पता नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैंने सेम पेज को कॉपी किया है। तो मैं अगर यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट और अब आपको यहाँ पे डिफरेंस पता लगेगा। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि अबाउट आ गया है। तो ये काम हमारा इजी कर लेता है नेक्स्ट जेएस और यही हमारा टाइम बचता है अगर हम कंपैरिजन करें रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन बनाने में। तो ये फाइलें, दोनों फाइलें आपको पता लग गई होंगी, ये पेजेस की फाइलें हैं। यानी कि जब भी आपको एक नया पेज बनाना है, आप जस्ट आपने एक पेजेस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है और वो आपका आपका पेज रेडी है। उसके बाद यहाँ पे एक अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस है। ये क्या काम करती है, क्या यूज केस है, अगर हम इसको डिलीट मार दें फिर क्या होगा। तो ये जो वाली फाइल है फ्रेंड्स, ये हम फर्स्ट रन फाइल भी बोल सकते हैं या इसको बूटस्ट्रैप फाइल भी बोल सकते हैं। जो भी फ्रेमवर्क होता है उसकी एक कोई ना कोई बूटस्ट्रैप फाइल होती है। यानी कि जब आप रन होता है आपका फ्रेमवर्क, आप एप्लीकेशन रन करते हैं फ्रेमवर्क को, तो आपकी फर्स्ट हिट वाली जो फाइल होती है वो कौन सी होती है। तो उस केस में ये ऐप डॉट जेएस हमारी फर्स्ट फाइल होती है। उसके थ्रू आपका ये पिक करता है कि इसके बाद वाली कौन सी फाइल है। तो जैसे कि इंडेक्स डॉट जेएस क्यों है फर्स्ट फाइल, अगर मैं इसको ये करके करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होगा कि इंडेक्स डॉट जेएस किसी भी डायरेक्टरी से उठ के आती है। तो इसलिए जो सेकंड फाइल कॉल होगी ऐप डॉट अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस के बाद वो इंडेक्स डॉट जेएस होगी। बट अगर हम राउटिंग यानी कि यूआरएल के थ्रू किसी और फाइल का नाम लिख लेते हैं या कोई और यूआरएल इसको दे देते हैं, जैसे कि हमने इसको अबाउट दिया है, तो उस केस में सेकंड फाइल जो कॉल होगी वो अबाउट डॉट जेएस होगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसको आने वाली वीडियो में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसके अलावा एक और फाइल हमको कस्टम बनानी पड़ती है, बट उसको अभी नहीं बनाएंगे, उसको इन फ्यूचर बनाएंगे, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे एक और फोल्डर जो बच जाता है वो है एपीआई का। अब इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि पहले जो ओल्ड वर्जन था नेक्स्ट जेएस का,
उसमें क्या होता था, उसमें अगर आपको एपीआई इंटीग्रेट करनी है अपनी एप्लीकेशन के साथ तो आप वैसे ही इंटीग्रेट करते थे जैसे आप रिएक्ट जेएस के केस में करते हो। यानी कि आपको एपीआई सेपरेट मिलती थी और देन आप उसका यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को चलाते थे। बट न्यू वर्जन जो नेक्स्ट जेएस का है, उन्होंने क्या किया, आपको एक प्रोविजन दिया, उन्होंने एक फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है एपीआई वाला। उसके अंदर जैसे कि हम पेजेस के फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल बनाते हैं, उसके अंदर आगे अंडरस्कोर नहीं लगाते हैं, सिंपल ऐसे नॉर्मल फाइल बनाते हैं, तो वो हमारी एज ए यूआरएल चलती हैं और वो फाइल हमारी इजीली एक्सेसिबल होती हैं, तो उनको हम पेज कंसीडर करते हैं, राइट। बट एपीआई के केस में क्या है, अगर आप एपीआई फोल्डर के अंदर सेम एज ऐसी फाइल बनाओगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है hello डॉट जेएस की, तो अब इसको अगर हम रन करेंगे, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एपीआई और हेलो, तो आप एपीआई डॉट हेलो, एपीआई स्लैश हेलो लिखोगे तो ये आपकी एज ए एपीआई ट्रीट होगी। तो जो भी आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया होगा ये आपका एपीआई ट्रीट होगा और वो जिसन फॉर्मेट में आपको दे देगा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी नेक्स्ट जेएस को हम डिप्लॉय करते हैं तो इसके साथ नेक्स्ट जेएस सर्वर रन होता है। तो कहने का मतलब है कि आपके सेम सर्वर पे, सेम नेक्स्ट जेएस सर्वर पे ही एपीआई रन हो सकती हैं इस टेक्निक के थ्रू। तो आपके पास अब दोनों ही चॉइस हैं, चाहे आप यहीं पे अपना सारा डीबी कनेक्ट करके एपीआई डेवलप कर सकते हैं, या आप एक एडिशनल या सेपरेट आउट नोड जेएस में या एक्सप्रेस जेएस में आप एप्लीकेशन बना के एपीआई के थ्रू वो चीज़ें कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में आप ये दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। तो इतना सा इस फोल्डर का यूज़ है। तो अगर आपको एपीआई बनानी है तो आप इस फोल्डर का यूज़ कीजिए, अदरवाइज आपको इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टाइल फोल्डर पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फोल्डर है। और स्टाइल फोल्डर में क्या है, यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि ग्लोबल स्टाइल मिलता है, और यहाँ पे हम काफ़ी तरीके से हम सी एस एस लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे होम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस इसने बनाया है। मॉड्यूल डॉट सी एस एस के बारे में मैंने आपको रिएक्ट जेएस की जो प्लेलिस्ट थी उसमें मैंने बताया था कि अगर जिस भी फाइल के साथ हम डॉट मॉड्यूल लिख देते हैं तो उसका क्या मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे वन बाय वन फिर भी समझ लेते हैं। तो ये जो ग्लोबल डॉट सी एस एस है ये इंक्लूड कहाँ है फ्रेंड्स, वो है हमारी ऐप डॉट जे एस, यानी कि अंडरस्कोर ऐप डॉट जे एस में है। यानी कि आप इस फाइल में वो सारे स्टाइल लिखोगे, और ये ग्लोबल डॉट जे एस कोई प्री डिफाइंड नहीं है, आप इसको रीनेम करके अपना नाम भी दे सकते हो। मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका नाम स्टाइल दूँ, तो आप स्टाइल भी दे सकते हो। बस आपको करना क्या होगा, आपको जस्ट ये जो फाइल है अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस, यहाँ पे भी इसका नाम चेंज करना होगा, जो एक्चुअल में नाम है वो आपको यूज़ करना होगा, राइट। तो अब आप यहाँ पे स्टाइल लिखने का क्या बेनिफिट है, मान लो आपकी ये एप्लीकेशन है, जो भी आपकी ये एप्लीकेशन है उसमें आपका कुछ मास्टर स्टाइल चल रहा है, जैसे कि आपको लिंक का कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट का साइज कितना हो सकता है, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए पेजेस का, सारे पेजेस में वाइट बैकग्राउंड है, तो वो सारे स्टाइल आप इस कॉमन फाइल में लिख सकते हैं। और आप इसके साथ सांस लेस जो भी टेलविन सी एस एस बूटस्ट्रैप कुछ भी नेक्स्ट जेएस के साथ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा आपका ग्लोबल फाइल, ताकि वो फाइल का स्कोप आपके पूरे एप्लीकेशन में रहे। बट यहाँ पे दूसरा सिनेरियो बताता हूँ, जैसे कि हमारे केस में अबाउट डॉट जेएस है, ये अगर पेज है, अबाउट वाला जो पेज है हमारा, ये अगर हम ओपन करते हैं तो मान लो मुझे कुछ ऐसे स्टाइल चाहिए, जैसे कि मान लो इन दोनों बॉक्स का कलर में मुझे रेड करना है, और वो बॉक्स सिर्फ और सिर्फ मेरे अबाउट अस पेज में ही यूज़ होंगे। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फ़ाइल बना सकता हूँ और वहाँ पे लिख सकता हूँ स्टाइल अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, और उस फाइल को मैं इंपोर्ट करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है होम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। उस केस में मैं अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस करूँगा, और देन उसको एज ए ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसको यूज़ करूँगा। अब इसका और मान लो इस फाइल का क्या डिफरेंस है, अगर मैं बात करूं और बताना चाहूं तो क्या डिफरेंस होता है। मान लो कि आपने होम डॉट सी एस एस बनाई या
एक अबाउट डॉट सी एस एस बनाई, तो उसमें और मॉड्यूल लगाने से क्या डिफरेंस हो जाता है मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे। इसको थोड़ा सा हम वापस उसी में लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे एरर थ्रो हो चुका है, राइट। तो फ्रेंड जब आप मॉड्यूल डॉट सी एस एस के थ्रू फाइल इंपोर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा एक्सपोर्ट करके। मान लो ये मॉड्यूल डॉट सी एस एस हमने होम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस हमने इंपोर्ट किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक क्लास है जो कि नॉर्मल क्लास थी डिस्क्रिप्शन डॉट डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डिस्क्रिप्शन वाली क्लास है डॉट डिस्क्रिप्शन की, बट जब आप इसको एक्चुअल में देखते हैं ब्राउजर पे तो ये आपकी क्लास में क्या लग के आ रहा है, होम अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन और फिर उसके बाद डबल अंडरस्कोर है और कुछ स्ट्रिंग आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रही है, अल्फा न्यूमेरिक भी हम इसको बोल सकते हैं। ये क्यों होता है और किसका कमाल है, ये कमाल है इस मॉड्यूल डॉट सी एस एस का। यानी कि जब आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट होंगे और अगर आप इनको सिंपल सी एस एस वाइज बनाएंगे, और मान लो किसी केस में ऐसे हो सकता है कि आपने इस वाली फाइल में भी सेम सेम यही क्लास यूज की है डिस्क्रिप्शन वाली, राइट। और आपके मॉड्यूल वाली भी जो नॉर्मल फाइल है होम डॉट सी एस एस में भी यही फाइल सेम क्लास यूज की है, तो यहाँ पे आपका जो स्टाइल है वो ओवरराइड हो सकता है। बट इस जो ये वे है मॉड्यूल वाले में इस केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उसने मॉड्यूल पहले ऐड किया है, फिर आपकी क्लास का नाम और फिर कुछ स्ट्रिंग ऐड की है, तो ये आपका जो कन्फ्लिक्शन है बचा सकता है। तो ये जो मॉड्यूल वाली अप्रोच है आपको ओनली उसी केस में यूज करनी है जहाँ पे आपने वो जो स्टाइल है बिल्कुल सेपरेट आउट रखना है, आप उसके साथ कहीं पे भी आपने कन्फ्लिक्ट नहीं करना है। जैसे कि होम वाला अगर केस बताऊं मैं कि आपको ये होम पेज में भी वो सेम वही वाला बॉक्स या वो डिज़ाइन चाहिए, तो आप उसको ग्लोबल वाली सी एस एस में लिखो। अगर आपको सेपरेट पेज वाइज चाहिए तो आप उसको मॉड्यूल सी एस एस को या पेज लेवल पे आप उसकी सी एस एस बनाएंगे और देन उसको इंपोर्ट करेंगे। तो ये सारा तीनों फोल्डर का जो मैंने तो आपको बताया था, जो भी अंडरस्टैंडिंग थी तीनों फोल्डर की, वो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। तो इसके अलावा फिर भी आपके काफ़ी सारे डाउट और क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और आप जैसे कि मैंने बताया है आप ravindranegi.com में जाइए और मेरे साथ यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं। लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे और मैं आपके लिए जो अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल बनाता रहूं। तो मिलता हूं आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन बने रहिए, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।